मैं इसको एक दफा कंफर्म कर लूं कि ये क्या मसला दरमियान में आया था। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये स्ट्रीम दोबारा जारी है। तो ये कोई खबर नहीं है कि अरशद शरीफ शहीद के जो कत्ल की एफआईआर हुई है उनकी वालदा की दरखास्त के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, तो आखिरकार जो है वो अज खुद नोटिस लेना पड़ा। किसी मसलहत के तहत ताने दिए गए चीफ जस्टिस को कि इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस की भी वीडियो बनी हुई है। ये कहा गया, लोगों ने ये कहा कि अदलिया का फिर काम क्या है। ये भी हमने दरमियान में कहा कि आर्मी चीफ को डायरेक्ट लिखे, शायद कोई असर हो जाए। तो जब आर्मी चीफ को लिखने का हमने कौम को कहा तो फौरी तौर के ऊपर फिर जो है वो अदलिया आपको अगले ही दिन नोटिस लेती हुई नजर आती है। आज खुद नोटिस लिया गया और साथ ही जो है उसी दिन एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई। खुर्रम और वकार जो है वो दोनों बंदे हैं जिनके वो मेहमान थे, और तारिक वसी का भी उसमें नाम डाला गया है, जो कि कराची किंग्स के सीईओ हैं, जिनका ताल्लुक फिर सलमान इकबाल से है। और ये चाह रहे थे कि सलमान इकबाल को किसी भी तरह इस मामले के अंदर धकेला जाए, घसीटा जाए। लेकिन खुर्रम और वकार वो बंदे हैं जो असल में बताएंगे कि साथ ही नामालूम अफराद का भी जिक्र किया गया है। अब खुर्रम और वकार बताएंगे कि नामालूम अफराद असल में कौन है, और इसी वजह से इस खदशे का मैंने इजहार किया कि खुर्रम और वकार का हाल भी मकसूद चपरासी वाला हो जाएगा अगर उन तक ये पहुंच पाए तो। क्योंकि अव्वल उन्हें पाकिस्तान अभी आना ही नहीं है, और अगर वैसे भी अभी उनको खामोश कराने के लिए उनका मकसूद चपरासी जैसा हाल बहरहाल किया जा सकता है। और असल तो जो मुजरम है वो फिर नामालूम अफराद है। तो नामालूम अफराद कौन पूछती है कि कौन है? वो वही लोग हैं जिनने उनके कत्ल के अहकामात दिए, जिन्होंने लंदन से ये पैसे ट्रांसफर किए, जिन्होंने जो है ख्वाहिश का इजहार किया, जिन्होंने ऑर्डर्स दिए। पूरा का पूरा चेन ऑफ कमांड है जिसमें मुबैना तौर के ऊपर उस चेन ऑफ कमांड के अंदर जनरल बाजवा का नाम मुबैना तौर पर लिया जाता है, जनरल फैसल नसीर का, डर्टी हैरी का नाम लिया जाता है, उनके सेक्टर कमांडर्स का, फहीम का नाम लिया जाता है, और भी बहुत से लोग हैं नामालूम अफराद। तो असल आपको पता चल ही जाएगा अगर वाकई किसी दिन हकीकी तहकीक हो गई, इस वक्त तो नहीं लेकिन आगे जाके हो गई तो पता चल जाएगा। लेकिन उनको पॉइंट आउट करने वाले जो लोग हैं, वो जो खुर्रम और वकार हैं, बहरहाल उनको अपनी जान भी बचानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसके बाद वो भी जुर्म में बराबर के ही अगर शरीक हैं, क्योंकि वो नामजद हुए हैं। तो इस बारे में और इससे ज्यादा बढ़ के क्या मैं कहूं इस वक्त। लेकिन बहरहाल नाहक खून जो है वो सर चढ़ के बोलता है, आज नहीं तो कल। आज तो उन्होंने ओवरशेडो किया हुआ है, जो नए चीफ आए हैं उनको हर तरफ से ओवरशेडो किया हुआ है। और इसी सिलसिले में मैं आपको अगली बात करूंगा कि जनरल बाजवा और उसके ससुर ने अभी भी उनकी जान नहीं छोड़ी। गैर मुसद्दका इतलात है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो यही हो रहा है कि जनरल बाजवा जो है वो उनके नुक्कड़ में रह रहे हैं, पड़ोस में शिफ्ट हो गए अपने नया घर बना के आर्मी हाउस के। और उसके अलावा बाज वो नहीं आए, किस तरह मैं कहता हूं बाज नहीं आए कि आप देखें पुराना तो उन्होंने जो सौदा चाहा था न्यूक्लियर एसेट्स का करना, वो तो पाकिस्तानी कौम ने और खामोश मुजाहिदों ने भी, हर किसी ने एक बंदे ने उनका साथ किसी सूरत नहीं दिया। वो रेड लाइन ड्रॉ कर दी कि ये रेड लाइन है, इसको इसकी तरफ आएंगे तो फिर कुछ और होगा। बाकी सब आपके अहकामात, आप चीफ हैं, अतात अमीर के सिलसिले में या कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन के सिलसिले में या अपनी अपनी गाजर के चक्कर में सब चुप रहे। लेकिन इस मामले के ऊपर सब ने कहा कि नहीं, इस पे हम चुप नहीं करेंगे। तो वो तो एंड चैप्टर है, उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता। और अब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आ गए तो उम्मीद है कि कोई, और जनरल अली आ गए हैं तो कोई इसको छेड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये बात फिर भी नहीं आए कि इन्होंने अपनी प्राइवेट फौज भर्ती की। अब बाजवा साहब से कोई पूछे कि बाजवा साहब तुमने इतने अरबों रुपए इस कौम के खाए हैं, सिर्फ बीवी और बहू के तो निकल आए हैं, तुम्हारा अपना और तुम्हारे बेटों का तो भी निकला भी नहीं है। तुमने जो ये बंदे भर्ती किए हैं नए रिटायर्ड फौजी बलूच रेजिमेंट सेंटर से, और अपनी यूनिट के बंदे अपनी प्राइवेट एक आर्मी भर्ती की है, उसकी तनख्वाह इन्होंने जी 10 कोर रावलपिंडी कोर के जमे लगा दिए कि तनख्वाह वो देंगे। यार तुम्हारे पास इतना इस कौम का पैसा है और फिर भी तुम्हारी तनख्वाहें तुम्हारी प्राइवेट आर्मी की, तुम्हारे प्राइवेट गार्ड्स की 10 कोर देगी? क्यों देगी भाई? ये बहरहाल खबरें आ रही हैं रावलपिंडी से 10 कोर के अंदर से। और उसके अलावा 4 गाड़ियां भी उनकी आपने ले ली हैं इन्हीं गार्ड्स के लिए भाई, अपनी प्राइवेट आर्मी के लिए। खुदा का खौफ करो, अरबों रुपया तुमने खा लिया, खरबों रुपया तुम लोगों ने बना लिया, उसके बाद तुम अपनी गाड़ियां भी नहीं खरीद सकते और अपनी जेब से तनख्वाह भी नहीं दे सकते। और लोग पूछते हैं कि फिर ये पाकिस्तान से जाता क्यों नहीं है? क्यों जाए भाई? यहाँ पे इसकी प्राइवेट आर्मी है। और उसके अलावा इसने अहकामात जारी किए हैं कि मैं जिस भी शहर में जाऊंगा वहां मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला नंबर 1 का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये जाने से पहले ये अहकामात करवा के गया है। प्राइवेट आर्मी की तनख्वाहें 10 कोर, गाड़ियां 10 कोर की, मैं जिधर जाऊंगा मैं सीयूएस के तो मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। आप अंदाजा करें यार इस बंदे का। और क्यों जाए फिर ये मुल्क से बाहर भाई?
इसको ये तमाम अयाशी कहीं पाकिस्तान से बाहर मिलेगी? पाकिस्तान से बाहर तो नवाज शरीफ आया है, उसके घर के बाहर जो मजमा लगा होता है, जिधर जिधर जाता है चोर चोर के नारे होते हैं, उसने अपने प्राइवेट गार्ड अपनी जेब से भर्ती किए हुए, लेकिन फिर भी चोर चोर के नारे लग रहे होते हैं हर तरफ, और पूरी दुनिया में उसका मजाक बना होता है। आपके ख्याल में ये जाएगा? इसने अपनी प्राइवेट आर्मी भर्ती जहां पे कराई हुई है, जहां इसने अपने बगल बच्चा डर्टी हैरी बिठाया हुआ है, जो कि मुसलसल जो है वो ऊपर से कान जो है भरी जा रहे हैं जनरल आसिफ मुनीर के अगर ये नहीं हुआ तो फिर लॉन्ग कोर्स वाले मसला बना देंगे, नहीं तो अमेरिका मसला बना देगा, नहीं तो आसफ नवाज जंजुआ भी मारा गया था, ये जियाउल हक भी मारा गया था, तो ये तो अमेरिका से अपने वादे या जिससे भी इन्होंने किए हैं वादे, असल कहानी क्या है उसकी भी लोग कहते हैं, वो कहते हैं असल कहानी की तरफ तो जाते नहीं है, ये इस तरफ तो जाते नहीं है कि इनके जो बिनोई हैं उनके भाई जो है नईम साहब वो क्या क्या कर रहे हैं भाई, उसकी तरफ नहीं जाते, उधर नहीं जाते कि सारे का सारा ग्वादर का ठेका किसके पास है, एक समझी की तरफ नहीं जाते कि मारगला की पहाड़ियों के उस तरफ जो है वो जनरल साहब जो है उन्होंने आगे जो जिशान को लगा के मेजर जिशान को लगा के तमाम के तमाम पहाड़ तक खरीद लिए, जो बच गया था बचा कचा खरीद लिया है, और वो तो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर वहां पे बैन लगा हुआ था, अभी तो बैन भी हटवा लिया उसके ऊपर, उसकी प्लाटिंग करके बेच रहे हैं उस तरफ, सारे का सारे पहाड़ बेच रहे हैं, उस तरफ ये नहीं जाएंगे। अब इनके जो है वजात और शुजात बिनोई ने क्या किया उसकी तरफ नहीं जाएंगे, भांजियों भतीजों ने क्या किया उस तरफ नहीं जाएंगे, उनका भाई नईम ने ग्वादर के अंदर क्या किया क्या कर रहा है, इनका दूसरा समधी साबरमट्टू क्या कर रहा है, डीएचएस के अंदर क्या कर रहा है, उस तरफ ये नहीं जाना चाहते, उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। ये आते हैं तो सिर्फ जी मंसूर अली खान ने पैगाम दे दिया, इमरान खान मुझे बास करना चाहता था, ये असल मुद्दे से बात करना चाहते हैं। कश्मीर में ड्रामा लगवा देंगे कि सरदार तनवीर और शहबाज लड़ पड़े हैं, कुकर लड़वा के ऊपर दीवार पर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं ताकि इनसे असल सवाल कोई भी ना पूछे। असल सवाल ये है जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखे हैं, असल सवाल ये है कि वो कौन सा फिरका था जिसने 2005 के अंदर दुबई में अपना रीजनल ऑफिस कायम किया और उसके बाद इन्फ्लुएंस किया पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, इनको चीफ बनवाने में बाजवे को, और उसके चीफ बनने के बाद असल सवाल ये है कि जीएचक्यू के अंदर कोरो के अंदर रिकॉर्ड्स में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। वो तब्दीलियां क्यों की गई? लोगों के फिरके हटाए गए या उनके रिश्तेदारों के फिरके हटाए गए? और अब भी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं दरखास्त करता हूं, ये जो बलूंगड़े बलूंगड़ियां जो यहां पे भोंक रहे हैं उसकी जगह तुम लोग जाओ और कोरो का रिकॉर्ड सेव कर लो, कोरो का रिकॉर्ड बचा लो। अब तुम जितने बड़े गस्तापो बने फिर रहे हो ना अफसरों को बदमाशी करने के, उनको छोड़ो, जो तुम्हारा वाकई काम है बराए मेहरबानी वो करो, तुम कोरो का रिकॉर्ड सेव कर लो, सब कुछ वहां से निकल आएगा कि कौन कौन बंदा कहां पे पोस्ट हुआ और उसका किस फिरके से दरमियान में पीछे ताल्लुक निकलेगा, और दुबई से लिंक होगा और उसके बाद यहाँ लंदन से लिंक होगा और उसके बाद वो इजराइल से भी लिंक होगा, और वो लोगों उन लोगों ने फिर क्या तूफान मचाया पाकिस्तान के अंदर। आखिरी दिन तक उनका एक्सटेंशन इसकी हो जाती तो वही काम करना चाहते थे, और वही लोग अभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वक्त जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद को, और इनको इसीलिए वो नहीं लाना चाहते थे। तो ये बात आपको मैं रिक्वेस्ट फिर यही करता हूं कि यार कोरो का रिकॉर्ड बचा लो अगर बचा सकते हो वाकई, ठीक है, बाकी बातें लंबी लंबी मत छोड़ो, ठीक है, ये थोड़ा बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन बेसिक क्वेश्चंस किए ये उठा लो, जिन लोगों के नाम लिए उनको बेसिक उठा लो, सब चेक कर लो वो क्या थे इसके चीफ बनने से पहले और अब क्या है, उनके एसेट्स इसके चीफ बनने से पहले उठा लो और अब उठा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मिलके इस पूरे टब्बर ने बेच दिया पूरा पाकिस्तान, और जिनका जिस फरके से इनका तल्लक है उन लोगों के साथ लिंक क्या है और उनकी पाकिस्तान में वापस एंट्री ये इनके कंधों के ऊपर इन्होंने किस तरीके से की और क्या क्या चीजें तबाह की, और किस तरह ये आगे चल के प्रोग्राम अगर ये चलता रहता, अगर ये खामोश मुजाहिद कोई हरकत के अंदर ना आते या कोई हरकतें अल्लाह की तरफ से ना होती, अल्लाह पाक कोई जो है तदबीर हालात का बनाने और बिगाड़ने वाला तो अल्लाह पाक है, ये कोई मैं इस्लामिक टच नहीं दे रहा, ये मैं हक सच बात कर रहा हूं। अगर ये चीजें चेंज ना होती, ये हालात इस तरह ना बनते जिस तरह बन गए और इसकी एक्सटेंशन नहीं हुई, और उसमें अल्लाह ने काम किससे लिया? नवाज शरीफ से लिया, एक्सटेंशन उन्होंने नहीं होने दी नवाज शरीफ ने, ठीक है, मैं जी अगला चीफ लगेगा वो भी नंबर 1 पे जो है, और वो भी लगेगा आसिम मुनीर लगेगा, उसने जिद पकड़ ली, अपने मकसद के तहत पकड़ी, अपने सियासी फायदे के लिए पकड़ी, जिस भी के लिए भी पकड़ी, लेकिन बहरहाल मुझे लगता यह है कि भलाई उसमें पाकिस्तान ही की होगी कि एक सही चीफ लग गया। अभी होप्स उनसे भी आप हो, और मैं उनको पंप नहीं मार रहा ना, मैं उनका जो है वो जूते पॉलिश करने के मूड में हूं जब तक वो एक्शन नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10% से ऊपर ऑप्टिक्स से ऊपर वो अभी फिलहाल फौरी तौर के ऊपर जा पाएंगे, या जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या उनको जाने भी दिया जाएगा नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये बाज तो सिरे से आ ही नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान को चलाने के लिए एक तरीके से इन्होंने 6% इकोनॉमी चलती हुई इकोनॉमी तबाह बर्बाद की पिछले 7 से 8 महीने के अंदर, और अब ये हाल है कि पाकिस्तान में 6.9 अरब डॉलर रह गए हैं जी,
ठीक है। उसमें से 3 अरब जो है वो सऊदीज ने रखे, सऊदीज के हैं, ठीक है। पीछे बचा 3 अरब जो है वो चाइना के हैं, ठीक है। तो बचा क्या पीछे, सिर्फ 900 मिलियन पाकिस्तान के बचे हैं। और अगले 3 साल में जो है वो 73,000 मिलियन, अगले 3 साल में 73,000 मिलियन डॉलर कर्जों की जो किस्त है वो अदा करनी है, ठीक है। ये ये गदर किया है बाजवे ने और उसके टब्बर ने मिलकर यहां पे पाकिस्तान के साथ। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और इस पे जब बात करें तो वो कोकोमो की और मुंशी की, वो जो डॉलर साहब है और कैंडीलैंड साहब है, वो एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। एक ही पार्टी भाई हुकूमत के अंदर बैठी है। मिफ्ता साहब कहते हैं जी कोकोमो वाले के नहीं, ये इकॉनमी जो है ये इसी तरह डिस्टेबल रहेगी, अगले साल तक रहेगी। डॉलर साहब, मुंशी साहब कहते हैं नहीं नहीं, मैं 3 महीने के अंदर अंदर मैं 3 बिलियन मांग तरले मिनते करके ले आऊंगा। ये सऊदी भी पैसे इधर पड़ेंगे, चाइना की भी हम तरले मिनते कर लेंगे, और 3 मिलियन हम कहीं और से भी तरले मिनते करके जो है 3 बिलियन ले आएंगे, और हम IMF का प्रोग्राम किसी ना किसी ना चला ही लेंगे। फिर कहते हैं यार मानते नहीं है, मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। फिर कहते हैं हमें टाइम दो अक्टूबर तक। और साथ ही PTI को कहते हैं जी, डॉलर साहब कहते हैं कि अगर तो अक्टूबर तक टाइम ना नहीं देता तो यहां तो गवर्नमेंट की कोई हालत ही नहीं है, आप आगे क्या कर लेंगे, आप भी फंस जाएंगे, हमें कुछ तो चलाने दें, आगे टाइम हमें लेने दें। और साथ ही इनको ये इन्होंने लारा दिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं कर लांगा, पैसे में मांग लांगा, तुम छो। वैसे 3 बिलियन इनके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, निकाल के ले आएंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन ये सौदा जो चीज का करवाना चाहते हैं वो तो होगा नहीं सौदा, उसके ऊपर तो इनकार हो गया है। तो फिर उसके बदले कोई पॉलिटिकल ये जो है अपने लिवरेज देंगे, कुछ ना कोई सौदा जरूर करेंगे। लेकिन अंदर आपको लड़ाई नजर आ रही है इनकी आपस में, खाते के अंदर इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान की ये हालत की किसने है, 900 मिलियन डॉलर पाकिस्तान का टोटल बचा है। पाकिस्तान के पास एसेट्स आप सिर्फ सोने के जखायर ही देख लें तो दुनिया के जो चंद बड़े सोनों के जखायर हैं वो पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मिनरल वेल्थ ही आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर तो वो इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के कर्जे तो कोई चीज ही नहीं है। और इसी वजह से ये दरमियान के अंदर खामोशी से बैठे हुए हैं, गुगू बच्चे बन के कि कोई बात नहीं, चलने दो, हम अपना काम खुद चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे इकॉनमी चलाने के लिए तेल मंगवाना पड़ता है, उसके लिए आपको हार्ड एंड डॉलर चाहिए, और डॉलर जो है वो टोटल 900 आपके पास मिलियन बचे हुए हैं, और मजीद आपने मिन्नत तरला करके लेके आने हैं। और लड़ाई डाली हुई है दरमियान में, जो है वो कोकोमो वर्सेस जो है मुंशी साहब की लड़ाई आप देखें। दूसरी तरफ आजाद कश्मीर में आपको नजर आता है कि जी वो सरदार तनवीर और वजीर आजम की लड़ाई देखें, इन्होंने एक दूसरे को लड़ा के कुकर लड़ा रहे हैं, और खुद ये बचे बैठे हैं कि इनसे ये सवाल ना पूछे, जो सवाल पूछेंगे खुद इन्होंने बाज नहीं आना। खुद इन्होंने जो है वो अभी भी कौम के खर्चे के ऊपर इनको COS का प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने बाज नहीं आना इस तरीके से। नए आर्मी चीफ को इन्होंने दब के रखना है कि यार ये कहीं परपुर से ना ही निकालने तो उन्होंने है ही है, लेकिन जितना लेट हो सके उतना ज्यादा उसको लेट करना चाहते हैं। ये भाई कार्रवाई इस वक्त चल रही है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अरशद शरीफ शहीद के असल कातिल नामालूम अफराद हैं जो FIR में लिखे गए हैं, उनको अपनी नीयत तो किसी और नीयत से लिखे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जिन लोगों ने लिखवाए हैं उन्हीं के नाम आएंगे, आज नहीं तो कल। और दूसरा, मैं आपको सिर्फ जाते जाते लोग कहते हैं कि इसका एंड गेम क्या है। एंड गेम इमरान खान साहब की वापसी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एंड गेम इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती, ये बात इनको भी पता है अच्छे तरीके से। जितना ज्यादा ये देर करेंगे उतना ज्यादा जो है इमरान खान साहब बड़ी मेजोरिटी से इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे। इसके अंदर किसी किस्म का कोई किसी को भी शक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि इमरान खान को ये टेम्पररी लीगल बैटल्स के अंदर फंसाना चाह रहे हैं, ताकि ये चाह रहे हैं कि खान साहब राजी क्योंकि नहीं हो रहे NRO देने के ऊपर, खान साहब को उन्होंने बड़ा मजबूर करने की कोशिश की है, कोई गारंटी दे दें कि हमने जो कर दिया उस पर मिट्टी डालें, हमारा NRO 2 जो है उसको मत छेड़ें, हमारा एहतसाब की बात ना करें, अरशद शरीफ की शहादत को बस भूल जाएं, जो हमने करना है हमें जो हो गया सो हो गया, आगे की बात करें। खान साहब इसके ऊपर राजी नहीं है। खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, जो मुझे बात समझ आ रही है। तो इस वजह से मार्च अप्रैल में अभी इलेक्शन, पहले तो मार्च अप्रैल की बात चल रही थी, अब ये अक्टूबर तक खींचना चाहते हैं। जितना मर्जी खींच लें, अक्टूबर तक, जून जुलाई मैक्सिमम, अक्टूबर नवंबर तक खींच सकते हैं, उससे आगे तो नहीं खींच सकते। लेकिन आना इमरान खान साहब ने, और उनके आने के बाद इंशाल्लाह जो काम पाकिस्तान के अंदर होगा वो होगा दमादम मस्त कलंदर। और दमादम मस्त कलंदर के बगैर ये कौम जो है ये सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पे एहतसाब के बगैर ये कौम नहीं सुधरेगी। और एहतसाब, जिस तरह जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने कहा था कि उनके अपने आप से, अपने जर्नैलों से एहतसाब आप शुरू करें, डाउन द लाइन आप जाएं, और तभी ये एहतसाब मुमकिन है। और बहरहाल अफसोस के साथ करना, मैं बार बार यही कहता हूं कि जनरल हमीद गुल साहब अपने खानदान में एक ही जना था,
और चले उनकी बेटी जो है वो बहरहाल अलम उठा के उनके खानदान का चल रही है। बाकी तो उनके खानदान के अंदर कोई भी जना, मतलब ये बात तो इंतहाई वाज़ेह है, इनकी बातें सुने जिस तरह के बूट पॉलिश कर रहा है उनका बेटा, उस बात को तो आपको छोड़ ही देना बिल्कुल। लेकिन चले वो इसका टॉपिक नहीं है, जो असल टॉपिक है वो ये है कि बाजवे ने क्या गदर किया है यहाँ पे इस मुल्क के साथ। और ये जितनी मर्जी उल्टी कलाबाजियां मार लें, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बड़के मार लें, असल कहानी यह है कि पाकिस्तान को इस हाल में एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पहुंचाया गया है। और एक वायद जिस लोग बात करते हैं, लेकिन इस बात को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये जो गस्तापोस बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बैठी हुई हैं, MII बैठी हुई है, आप सिर्फ कोरों का रिकॉर्ड संभाल लो और फरोल लो तो आपको पता चल जाएगा कि गदर किया किसने है। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्दी आपसे दोबारा एक और लाइव व्लॉग में मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।